रिक्वेस्ट करूंगा कि चाणक्य की 1990 की पूरी सीरियल अभी यूट्यूब पर है। आप गूगल करेंगे चाणक्य प्लेलिस्ट तो आ जाएगा, अरे यूट्यूब पे सर्च करेंगे चाणक्य प्लेलिस्ट तो आ जाएगा। उसमें से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा 11, 12, 13 ये 3 एपिसोड है, आप देख सकते हैं। यदि फटाफट देखना हो तो एल बटन दबाना। एल बटन बहुत काम की चीज है। एल बटन क्या करता है, यूट्यूब में 10 सेकंड आपको आगे ले जाएगा, बहुत टाइम बच जाता है। तो चाणक्य एपिसोड 11 एक बार पूरा देख लेना ध्यान से। उस एपिसोड में तो अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से अच्छे हथियार अलेक्जेंडर की सेना के पास थे जो कि भारत के हथियार के पास नहीं थे। एक तो उनके भाले बहुत लंबे थे। अलेक्जेंडर के सैनिकों के पास जो भाले थे उसकी लंबाई थी 12 फुट, 16 फुट। भारत के सैनिकों के पास जो भाले थे उसकी लंबाई 8 फुट। तो वो सीरियल में इतना ठीक से नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी हम यहां देखते हैं। अब मैं इस वीडियो को अपने वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाहता, कॉपीराइट प्रॉब्लम आए थे पास्ट में मुझे, तो ये वीडियो में मैं दिखाता हूं आपको कि एल 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 दबाओ तो क्या, एल एल जे जे सॉरी जे 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 अभी जे ये पार्ट आप देखेंगे और इससे पहले का तो आपको दिखेगा कि अलेक्जेंडर के सैनिकों के पास जो भाले थे वो काफी लंबे थे, पर इसमें इतना ध्यान से नहीं दिखाया। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि अलेक्जेंडर के सैनिकों के पास गुलेल थी, कैटापल्ट, गुलेल थी जिससे पत्थर को, भारी पत्थरों को वो 500 मीटर तक दूर फेंक सकते थे। तो ये आपको अभी मैं बताता हूं गुलेल के बारे में। निर्दोषों की हत्या करता अलग क्षेत्र मालव गणराज्य के नगरों को चाणक्य 1 टाइप करना, टाइम यूआरएल कॉल। आपको टाइम यूआरएल टाइप करना है मैन्युअली। हाँ दबाओ तो चाणक्य 2 टाइप करना मैन्युअली। पॉज। तो यहां आप देख सकते हैं ये गुलेल का हथियार है। अब दुख की बात है कि ये इतना इंपॉर्टेंट हथियार है, लेकिन चाणक्य की सीरियल में, पूरी सीरियल में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाया। ये ग्रीक के सैनिक है जो कि गुलेल पे पत्थर डाल रहे हैं, प्ले, और ये मुझे 3-4 बार आपको दिखाना पड़ेगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। जे 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 जी 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 गुलेल આવે ને એટલે પોસ્ટ કઈ એક જ સેકન્ડ જતી જતી બે જતી જે બરાબર। तो आप देख सकते हो कि यह पूरा गुलेल इतना इंपॉर्टेंट हथियार है, वो एक ही सेकंड में चला जाता है। आपको ये पूरा 4-5 बार देखना पड़ेगा। ये आप चाणक्य लिंक जो है, मैंने ये टाइप किया है tinyurl.com चाणक्य 2, ये आपको टाइप करना पड़ेगा 4-5, और फिर आप गूगल पे भी जाइए, अलेक्जेंडर कैटापल्ट
अलेक्जेंडर वेपन्स, आपको पूरा इसका और डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो इस तरह से गुलेल से क्या होता था कि दुश्मन के सैनिक की दीवार पे चढ़ के लोग तीर फेंकते थे, भाले फेंकते थे, एसिड फेंकते थे, आग फेंकते थे, लेकिन वो हाथ से फेंकते थे। हाथ से फेंकते थे तो कितना दूर जाएगा, 50 मीटर, 100 मीटर, शायद थोड़ा ज्यादा। लेकिन गुलेल से भारी भरकम पत्थर, आग के गोले या एसिड के गोले वो काफी दूर तक फेंक सकते थे, 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर। तो उनके पास गुलेल थी, यवन सैनिकों के पास, अलेक्जेंडर के ग्रीक सैनिकों के पास। भारत के सैनिकों के पास उस समय गुलेल नहीं थी। तो गुलेल से क्या करते थे कि दीवार के ऊपर जो सैनिक खड़े हैं उनको मार सकते हैं, दीवार के बिल्कुल पीछे जो सैनिक खड़े उसमें मार सकते हैं, दीवार की दूसरी तरफ आग के गोले फेंक के या एसिड के बल फेंक के या पत्थर फेंक के तबाही मचा सकते हैं, भयभीत कर सकते हैं। तो गुलेल एक हथियार था जिसकी वजह से अलेक्जेंडर के सैनिक है वो काफी शक्तिशाली साबित हुए। उसके बाद अलेक्जेंडर के सैनिकों के घोड़े पे काठी होती थी, सैडल, जबकि भारत में सिर्फ जो बड़े अधिकारी थे, सेनापति या राजा या सरदार, सिर्फ उनके घोड़े पे काठी थी, सारे सैनिकों के घोड़े पे काठी नहीं थी। ये आपको कुछ मैं वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको अलग अलग वीडियो में दिखेंगे। चाणक्य फोर्ट, तो यहां आप एक और चीज भी देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर के सैनिक है वो सर से पांव तक चमड़े में ढके हुए हैं और इनका डिजाइन थोड़ा ठीक नहीं है। ये जो उनका जो ड्रेस है जो कि स्कर्ट जैसा दिखता है वो घुटने तक आता था, और इनके जूते भी चमड़े के बने हुए हैं और पांव में भी घुटनों तक चमड़े के मोजा टाइप, मतलब एक कवर है, मतलब थोड़ा सा इतना सा भाग ही खुला रहता था, बाकी पूरा प्ले। निर्दोषों की हत्या करता अलेक्जेंडर मालव, हाँ पास प्ले, गणराज्य के नगरों को ढाता हुआ आगे बढ़ रहा। हाँ पॉज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर के सैनिक पूरे चमड़े में ढके हुए हैं। दूसरा, उनके सर पे हेलमेट है। तीसरा, देखिए कि उनकी जो ढाल है वो कितनी बड़ी ढाल है कि उनका पूरा आधा शरीर, मतलब मुंह से लेके करीब करीब पांव तक, घुटने तक वो ढाल कवर कर लेती है। इसके पीछे के सैनिक की देखोगे तो उससे भी बड़ी ढाल है। तो ये भी एक था कि उनके पास इतना सारा चमड़ा था हाई क्वालिटी का कि हर एक सैनिक के पास आर्मर था। आर्मर यानी कि कवच, जिसमें वो सर से पांव तक ढका हुआ है, और उसका ये हेलमेट भी है। और दूसरा, उसके पास ये पूरा ढाल है और सर के ऊपर हेलमेट है। तो ये थोड़ा और मैं दिखाऊंगा आपको, प्ले। निर्दोषों की हत्या करता अलेक्जेंडर मालव। अब ये दूसरे हथियार की बात करता हूं, मचान। ये पूरा पार्ट एक देख लेते हैं, फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, प्ले। तो यहां आप देख सकते हैं जो भारत का सैनिक है उसका वो सर से पांव तक चमड़े में नहीं ढका हुआ, उसके पास पूरा चमड़े का आर्मर नहीं है। कुछ कुछ सैनिकों के पास आर्मर होता था, वो सिर्फ आगे की साइड पे छोटी सी ढाल होती थी जो कि सिर्फ उसका चेस्ट पार्ट कवर कर सकता है। जबकि ये ग्रीक सैनिक है, ये पूरा का पूरा चमड़े से ढका हुआ, यानी ये भारत का सैनिक वार करेगा तो इसको इंजरी कम आएगी, जबकि ये वार करेगा तो इसको पूरे शरीर पे कहीं भी इंजरी आएगी। इसके ना पांव पे आर्मर है। आपको प्ले। प्ले।
तो हमारी तरफ तो ये मचान से क्या होता था, आपको और लिंक भी इसमें मिलेंगे कि ये किले की दीवार है, मान लो ये किले की दीवार है, तो मचान एक तरह का लकड़े का पूरी इमारत जैसा होता था, नीचे पहिए है, तो इसे दीवार तक ले जाएंगे और फिर सैनिक मचान में चढ़ेंगे। मचान के अंदर सीढ़ियां है। अब यहां पे सैनिक है जो कि पत्थर फेंक रहे या तो तीर फेंक रहे, आपके गोले फेंक रहे। तो अब यहां पे जो सैनिक है मचान के अंदर, वो इसकी हाइट पे आ गए। तो अब ये जब इस पे वार करेंगे भाले से, और इनके पास भाले थे वो लंबे थे, तो ये सैनिक है वो मारे जाएंगे। उसके बाद एक सीढ़ी डालेंगे यहाँ पे मचान को और आगे ले जाकर, और सैनिक अंदर आ जाएंगे। और सैनिक अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे आके वो गेट खोल देंगे। तो ये टेक्निक भी एक दूसरे एपिसोड में बताइए, एपिसोड 11 में, कि जिसमें मचान के द्वारा सैनिक, ग्रीक सैनिक है वो भारतीय सैनिक जो कि दीवार के ऊपर खड़े थे उनको मार डालते हैं। ग्रीक सैनिक अंदर आ जाते हैं, और अंदर आ जाने के बाद किले का दरवाजा खोल देते हैं, और इस तरह से किले का दरवाजा खुल गया, यानी पूरी बाकी की सेना आ जाएगी। तो ये यहां पे मैंने हथियारों का मेंशन किया, कौन कौन से हथियार। उनके पास जो भाले थे वो ज्यादा लंबे थे, उनके पास गुलेल थी, जो कि पूरे चाणक्य के 45 एपिसोड में जो ग्रीस और भारतीय सेना के झगड़े हैं वो 3 एपिसोड में बताया, लेकिन उसमें गुलेल को 10 सेकंड भी नहीं दी। हर एक ग्रीक सैनिक के घोड़े पे काठी थी जो कि भारतीय सैनिक पे नहीं थी। बॉडी आर्मर यानी कि पूरा शरीर ग्रीक सैनिकों का चमड़े से ढका हुआ होता था, पांव का थोड़ा हिस्सा को छोड़कर, जबकि भारतीय सैनिकों का पूरा हिस्सा चमड़े से नहीं ढका होता था। बॉडी आर्मर नहीं था भारतीय सैनिकों के पास। ढाल, ग्रीक सैनिकों की ढाल बड़ी थी, आप पूरा दोबारा देखना। अब देखिए कितनी दुख की बात है, मैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी पे आरोप नहीं लगा सकता कि ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई नहीं, क्योंकि वो कहेंगे ये लो देख लो, गुलेल दिखाई है, ढाल दिखाई है, ग्रीक सैनिकों का बॉडी आर्मर दिखाया है, पर उन्होंने इस तरह से दिखाया कि जिसको पता है उसी को दिखेगा, जिसको पता है उसी को समझ में आएगा। अरे भाई चीज दिखानी है तो इस तरह से दिखानी चाहिए ना कि जिसको पता नहीं है उसको भी दिखे। यहां पे कोई समझाने वाला भी होना चाहिए था जो कि बताए कि भाई ग्रीक सैनिक के पास पूरा चमड़े से ढका हुआ है शरीर है ये तो, और जिसको पता है, यानी मुझे पता था पहले से और मैं ढूंढ रहा था कि क्या सचमुच ये सीरियल में ये सब दिखाया। मतलब 1990 में तो मैं भारत में नहीं था, अमेरिका में था, इसलिए ये सीरियल तो मैंने बहुत बाद में देखी। ये सीरियल मैंने देखी 95 में, तब अमेरिका में मैंने जो वीडियो कैसेट्स आती थी उस पर देखी। तो उस समय भी मैंने ध्यान नहीं आया, मैंने कहा कि भाई इसमें ये सारी चीजें क्यों इतनी ठीक से नहीं दिखाई, लेकिन उसके बाद दूसरी चीजों में उलझ गया। और फिर ये दोबारा मैंने पूरी सीरियल देखी 2008 में, और फिर से एक बार मैंने सीरियल देखी 2013 के आसपास। तो मैंने देखा कि भाई, नोट किया कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी भाई ने ये चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें इस तरह से बताई है कि उन पे आरोप न डाल सके कि उन्होंने ये चीजें छिपाई, लेकिन ये चीजें इस तरह से दिखाई कि जिसको पहले से पता है वही नोट कर पाएगा, और जिसको पता है न उसके ध्यान में आएगी, न वो नोटिस कर पाएगा, न वो समझ पाएगा। तो अब एक और चीज मैं बताता हूं चाणक्य से बता। अब बताए, देखिए कि गलत एक्सप्लेनेशन है उसको कितना अच्छी तरह दिखाया इस सीरियल में। गलत एक्सप्लेनेशन कौन सा है वो भी मैं बताता हूं चाणक्य से बता। चाणक्य तो यहां पे आप ये चंद्रगुप्त मौर्य का भाषण सुनिए। और एकात्मता के वॉल्यूम भाव के बढ़ाओ। अभाव में हमें यवनों के समक्ष अपना स्वाभिमान समर्पित करने के लिए विवश कर दिया था। यवनों ने भिन्न भिन्न जनपदों की आस्थाओं के भेद को नहीं देखा था। आक्रांताओं ने सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया था। दुर्भाग्य की था कि समस्त जनपदों ने सम्मिलित होकर यवनों के आक्रमण का प्रतिकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव था। यदि समस्त जनपदों ने राष्ट्र के रूप में संगठित होकर यवनों का प्रतिकार किया होता तो क्या यवनों के लिए धरा पर विजय पाना संभव था? तो आप ये
इतना पोर्शन दोबारा देखिएगा, और मैंने लिंक भी दिया है चाणक्य 8 tinyurl.com चाणक्य 8, इस पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य का भाषण मिलेगा। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया, ये द्विवेदी भाई ने अपने जेब में से जोड़ा है, उनको घर की खेती है ये। ऐसा कोई भाषण चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं दिया, राष्ट्रीय चरित्र की कोई उल्लेख नहीं है चाणक्य नीति में या कहीं भी। खैर, सवाल क्या है कि ये भाषण क्या कहता है कि भारत की सेना ग्रीक के कारण क्यों हारी, क्योंकि उसमें एकता नहीं थी, उसमें राष्ट्रीय चरित्र नहीं था। मतलब भारत में उस समय राष्ट्रीय चरित्र का अभाव था, अलग अलग राजा अलग अलग लड़ रहे थे, पर उनमें से बहुत सारे राजा, उनका साम्राज्य, उनकी सेना की सैनिकों की संख्या, उनकी सैनिकों की सेना की संख्या अलेक्जेंडर की सेना से बड़ी थी, फिर भी वो हार गए थे। और पूरे ये जो चंद्रगुप्त मौर्य बात कर रहा है कि भारत के सैनिक क्यों यवन सैनिकों के सामने हार गए, उसमें कहीं भी हथियारों की बात नहीं आती कि यवन सैनिकों के पास ज्यादा हथियार थे, अच्छे हथियार थे। तो ये पूरा एक षड्यंत्र हजारों साल पुराना है कि जितने भी इतिहासकार भारत में हुए, पूरी दुनिया में हुए, उन्होंने जहां तक हो सके भारत के लोगों से ये बात छिपाई कि भाई हार का एक प्रमुख कारण था कि आक्रांताओं के पास, यानी कि यवन और बाद में बाबर आया और खिलजी आया, फिर बाबर आया, फिर अंग्रेज आए, उनके पास हथियारों की क्वालिटी अच्छी थी। और सिर्फ हम राइट टू रिकॉल पार्टी के कार्यकर्ता ही इस बात को प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हार का एक बहुत बड़ा कारण था कि आक्रमणकारियों के पास, इन्वेडर के पास हथियारों की क्वालिटी थी, वो अच्छी थी, जो कि आज भी है। अमेरिका के पास ज्यादा अच्छे हथियार है, इसलिए अमेरिका ने भारत पे लॉकडाउन ठोक दिया। तो इस बात को क्यों छिपाया अलग अलग इतिहासकारों ने, तो एक दूसरा वीडियो में बनाऊंगा कि वाई एवरी हिस्टोरियन इज अ पेड हिस्टोरियन, किस तरह से उनको पैसा या पोजीशन मिलती है। पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं चाणक्य का, फिर से आप एपिसोड 11, 12, 13 देख लीजिए। इसमें इस बात को कि ग्रीक सैनिकों के पास ज्यादा हथियार होते, वो कितने संक्षेप में कितनी छोटा काट के बताया कि गुलेल जैसा हथियार उन्होंने 10 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया, मचान जैसा हथियार उन्होंने सिर्फ 30-40 सेकंड में खत्म कर दिया। और इस बात को विस्तार पूर्वक बताया ही नहीं कि ग्रीक सैनिकों की जीत का एक कारण था कि उनके पास गुलेल थे, हथियार थे, सर से पांव तक कवच में ढके थे। भारतीय सैनिकों के पास कवच नहीं था, और क्यों नहीं था। तो अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि इतिहासकारों ने कारण क्या थे कि ग्रीक सैनिकों के पास इतने अच्छे हथियार थे। आप उस समय की इकोनॉमी कंपेयर करो तो ग्रीस यानी मसीदुनिया और पूरा ग्रीस, क्योंकि सिकंदर ने पूरे ग्रीस पे कब्जा प्राप्त कर लिया था मसीदुनिया के साथ साथ, वो गुजरात से भी छोटा था। उस समय जो सबसे प्रॉस्परस एरिया था पंजाब का, उसके मुकाबले उसकी इकोनॉमी 1/10 से भी कम थी, 5% भी नहीं थी। पूरे ग्रीस की इकोनॉमी अकेले पंजाब, मतलब उस समय भारत और पाकिस्तान का मिला के जो पंजाब था, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉस्परस एरिया था, और उसका सेकंड नंबर आता था मगध का, जो वो भी काफी प्रॉस्परस एरिया था मगध। तो हम अकेले पंजाब के साथ कंपेयर करें तो ग्रीस की इकोनॉमी उस समय 5% भी नहीं थी, तो भी उसके बावजूद भी क्यों उन्होंने अच्छे हथियार बनाए। और ये बात आगे तक चलती रही कि औरंगजेब के पास जितना पैसा था, वो उस समय इंग्लैंड के राजा के पास जितना पैसा था उससे लिटरली 100, 200, 500 गुना ज्यादा था। लेकिन उसके बावजूद भी औरंगजेब उतने अच्छे हथियार नहीं बना पाया जितने अच्छे हथियार इंग्लैंड ने बनाए थे। तो बात हमेशा पैसे की नहीं होती। आज भी तुम अदानी अंबानी को 1-2 लाख करोड़ दे दो, 1-2 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं, 500,000 करोड़ नहीं, और उनको बोलो कि भाई ये मोबाइल फोन को 100% इंडिया में बना के देना है, 100% इंडियन, कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, वो नहीं बना पाएंगे। तो यहां पे मेरा ये थियरी आती है कि जो ग्रीस में जो ज्यूरी सिस्टम थी, जो कि 600-700 BC के आसपास आई, उसकी वजह से वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसके साथ साथ हथियार उत्पादन करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ा और वेपन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा,
और ज्यूरी सिस्टम की वजह से ग्रीस ये सारे हथियार बना पाया जो कि भारत की सेना, भारत राष्ट्र उस समय अलग अलग राजा जो भी थे वो ये सारे हथियार नहीं बना पाए। तो इतिहासकारों ने इस बात को क्यों छिपाया, हथियारों की बात को, कि भाई ग्रीस के पास ज्यादा अच्छे हथियार थे, हमारे पास नहीं थे। खिलजी के पास ज्यादा अच्छे हथियार थे, हमारे पास नहीं थे। बाबर के पास ज्यादा अच्छे हथियार थे, हमारे पास नहीं थे। अंग्रेजों के पास ज्यादा अच्छे हथियार थे, हमारे पास नहीं थे। आज अमेरिकन को तो जो प्लासी की लड़ाई हुई, तो प्लासी की लड़ाई में 99% इतिहासकार इस बात को मेंशन नहीं करेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव के पास ज्यादा अच्छी तोपें थी। 1857 में 99% हिस्टोरियन है वो इस बात को मेंशन नहीं करेंगे कि अंग्रेजों के पास ज्यादा अच्छी बंदूकें थी। क्यों? क्योंकि वो यदि ये बात मेंशन की तो ऑटोमेटिकली जो पढ़ने वाला है उसके मन में ये प्रश्न आएगा कि उनके पास अच्छे हथियार थे तो हमारे पास क्यों नहीं थे। तो इससे एक दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा कि राज्य व्यवस्था यानी कि अदालत, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी से क्या कनेक्शन है, हथियारों की उत्पादनशीलता से क्या कनेक्शन है। तो ये सारी चीजें वो भारत के लोगों के भारत के विद्यार्थियों से छिपाना चाहते थे इतिहासकार, भारत के हो या दुनिया के। पर दुनिया की बात हमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं भारत के इतिहासकारों की बात करूं। और ये बात छिपाने का इनको पैसा मिलता था। किस तरह से पैसा मिलता था कि मान लो चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा, अब वो छोड़िए, चाणक्य सीरियल छोड़ देता हूं मैं, पर मान लो सीरियल बनाने वाले ने बोला होता कि नहीं, मुझे तो पूरी एक एक चीज बतानी है कि उनके पास अच्छे हथियार थे, अच्छे हथियार क्यों थे, मुझे ग्रीस की ज्यूरी सिस्टम भी बतानी है, तो बोल देते कि भाई ऐसा कर, तू सीरियल बना, खुद ही पैसा निकालना और खुद ही बता देना, कोई टीवी बीवी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तुझे। अब हर एक आदमी को स्पॉन्सरशिप चाहिए, बहुत कम आदमी, हमको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, हम बिना स्पॉन्सरशिप जितना काम हो सकता है कर रहे हैं। लेकिन स्पॉन्सरशिप भी एक तरीका होता है कि आपको यदि ये सारे तथ्य बताने हैं तो स्पॉन्सरशिप भूल जाओ। मतलब बात घूम फिर के पैसे तक ही आ गई। तो इस तरह से ये एक इतिहासकारों को जो स्पॉन्सरशिप चाहिए, पैसा चाहिए, उस पैसे की वजह से वो हमेशा देखते हैं कि मैं इतिहास में ये लाइन लिखूंगा तो मुझे जो पैसा मिल रहा है वो कम हो जाएगा, ये लाइन लिखूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसलिए हर एक इतिहासकार है जो कि आज के पत्रकार है, आज के पत्रकार तुम देख लो, बस उससे भी गए गुजरे हैं। ये उल्टा नहीं है, पत्रकार इतिहासकारों से ज्यादा गए गुजरे नहीं है, इतिहासकार और पत्रकारों से ज्यादा गए गुजरे हैं। पत्रकार को तो फिर भी थोड़ा सच क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये बोला, ये नहीं बोला, ये झूठ बोला, ये सच बोला, ठीक है। इतिहासकार को तो कौन वेरीफाई करने जाएगा, कौन जाएगा 2000 टाइम ट्रैवल करके 2400 साल पहले की भाई सचमुच कौन से हथियार थे उनके पास। ये तो इंटरनेट आया, गूगल आया, इसलिए हमको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूट्यूब आया इसलिए मैं आप तक वीडियो पहुंचा पा रहा हूं। तो इसलिए जो हिस्टोरियन है वो पत्रकार से भी ज्यादा गया गुजरा होता है और वो जहां तक हो सके वही सत्य दिखाता है जिसमें उसको ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा पब्लिसिटी मिले। तो ये एक आप देख लेना कि भी अलेक्जेंडर के पास कौन कौन से हथियार थे, भारत के सैनिकों के पास कौन कौन से हथियार थे और उनके पास अच्छे हथियार क्यों थे, और जो भी आपको थियरी लगे उस थियरी को आप पब्लिसाइज करना। धन्यवाद।